उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत रही है बीजेपी। 5 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, ये न्यू स्टेट के एग्जिट पोल बता रहे हैं। बता दें आपको कि सबसे सटीक विश्लेषण एग्जिट पोल में ये बड़ा दावा कि बीजेपी क्लीन स्वीप देने वाली है एक बार फिर से उत्तराखंड में, और इसी क्लीन स्वीप के साथ हैट्रिक भी लग जाएगी, क्योंकि 2014, 2019 और अब 2024 में सारी सीटों पर जीतकर बीजेपी हैट्रिक बना लेगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत रही है बीजेपी, और साथ ही 5 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। एग्जिट पोल के नतीजे, तमाम एग्जिट पोल में ये बड़ा दावा। तो बता दें आपको, बीजेपी का उत्तराखंड में क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही अगर बात उत्तराखंड की करें तो देखिए, 5 सीटों पर जो मुकाबला था वो बेहद रोचक था। बीजेपी की ओर से जिन कैंडिडेट्स के नाम पर भरोसा जताया गया, बीजेपी की ओर से तमाम जो रणनीति थी वो अपनाई गई। पहाड़ की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं यही चीजें बीजेपी को फायदा दिलाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले लीड लतीफी की थी, अपने नाम जो अपने उम्मीदवार हैं उन्हें घोषित करने के लिए, उनके नाम घोषित करने के लिए काफी समय कांग्रेस ने लिया, और उसके बाद कुछ ऐसे नाम सामने आए थे जिससे ज्यादा उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही थी। तो देश में इस बार किसकी सरकार, देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया विश्लेषण। ज्यादातर पत्रकारों की राय में फिर मोदी सरकार। पत्रकारों ने एनडीए को दी है 300 प्लस सीटें। पत्रकारों के मुताबिक एनडीए को मिलेंगी बम्पर सीटें, और बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी। तो देखिए, इस बार का ये जो चुनाव है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ बीजेपी की ओर से जो दावा 400 पार का किया जा रहा था, वहां तक हो सकता है कि एनडीए ना पहुंचे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की अगर हम बात करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो कि एक स्तर पर गिरता दिखाई दे रहा था, उसको भी बढ़त की उम्मीद यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्रकारों के मुताबिक एनडीए को बम्पर सीटें मिलेंगी। तो बता दें कि बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी, क्योंकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन है, और इंडी गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या रहा है। पिछले कुछ वर्षों को अगर हम देख लें तो जनाधार बहुत कम, बेहद कम कांग्रेस का। लेकिन वहीं अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी का जो नारा है 400 पार, वो सिर्फ जीत से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक आंकड़ा है 400 पार। बड़ी जीत के साथ बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, लेकिन इसी बीच ज्यादातर पत्रकारों की राय में फिर से मोदी सरकार ही आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब जीत और हार को लेकर के तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और अपने गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थी। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना भगवा फहराया था, यानी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार भी ये 10 सीटें काफी अहम हो जाती है। अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मार्जिन हासिल करना है तो ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन 10 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, किस तरीके की वोटिंग यहाँ पर हुई, क्या समीकरण यहाँ पर हावी है। सर, ये बताइए, क्या लगता है कि किस तरीके की सीटें इस बार बीजेपी की आ सकती है इस क्षेत्र से? पिछली बार 10 सीटें जीती थी, कितनी उम्मीद की जानी चाहिए इस बार? देखिए, अबकी से थोड़ी सी हवा बदली हुई है और ऐसा कोई उत्साह नहीं है, और ना ही बीजेपी ने ऐसा कोई माहौल बनाया जिससे मतदाता प्रेरित होकर के उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो जो पिछली बार 10 में 10 जीती थी, हालांकि 2014 में 9 सीटें जीती थी, कन्नौज वाली जो थी वो 2014 में डिम्पल ने जीती थी, डिम्पल यादव, और 19 में सुब्रत पाठक ने उन्हें 13-14 हजार वोटों से पराजित कर दिया था। अब अखिलेश यादव सीट पे हैं। तो यहाँ की जो 10 सीटें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की, जिसमें कानपुर मंडल की सीटें आती हैं और बुंदेलखंड की सीटें आती हैं, फतेहपुर भी आ जाती है। तो उसमें अब जो लग रहा है ऐसा मुझे कि बीजेपी कम से कम 4 सीटें
यूज कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए साहब, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और दावा किया जा रहा है कि इस बार और बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो क्या दिखाई पड़ता है आपको? तो जो मेरा अपना मानना है कि मैं चूंकि मैं किसी भी पार्टी की विचारधारा से कभी भी प्रभावित नहीं रहा, मैं उस आधार पर ये बात कह सकता हूँ कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं जो मामला 40-40 का न चला जाए, वरना 40 से 45 के बीच सीटें भाजपा की आ सकती है, ये मेरा अपना मानना है। उमेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लॉस होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की सीटें 40 से 45 रह सकती है। वहीं पिछली बार जहां कानपुर बुंदेलखंड सीट की क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यहां पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है और यहां पर बीजेपी 4 सीटें गंवाती हुई दिख रही है। जुड़े समय सिंह के साथ श्रीमती तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो लगातार एग्जिट पोल आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पास हम चलते हैं, तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले धीरेन्द्र सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जैसा कि अभी हमने वरिष्ठ पत्रकारों की राय में भी सुना कि हो सकता है एनडीए को इतनी अच्छी बढ़त ना मिले यूपी में और एनडीए ने जो सोच रखा है वहां तक एनडीए ना पहुंचे यूपी में। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की हम करें तो यहां पर जिस तरीके से, जिस मेहनत से और जिन चेहरों के साथ उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक जो हमारे डाटा कुछ देर में जो अभी स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं, हमारे डाटा के मुताबिक बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। उससे उलट उत्तराखंड तो एक तरफा बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और ये रिपीटिशन है, इसको फिर से वापस उसी तरह से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत का आंकड़ा कितना होता है इस पर जरूर बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी उन 5 सीटों को लगातार जीत रही है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो ये एक बड़ा है। तमाम पत्रकारों के तमाम सर्वेस को अगर आप गौर कर रहे हैं तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और हम लोग लगातार जब बातचीत लगातार उस फेज में भी वोटिंग हुई थी तब भी हम लोगों को ये श्योर था कि किसी भी उस पर बीजेपी को वहां कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है और जब वो विधानसभा के चुनाव से ऊपर लोकसभा में आता है तो वो लगभग 10-12% वोट को खींच के लाता है, यानी जितना पार्टी का वोट है उसके साथ साथ और वोट ऐड होता है जो पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी का वोट है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। उत्तराखंड में कोई इशू इस तरह से कांग्रेस रेज करने में नाकाम रही थी, कांग्रेस की लीडरशिप का दिक्कत थी। और आपको याद होगा जब कांग्रेस के ज्यादातर लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिस पार्टी के अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष को, कि आप कृपया पब्लिक में न लड़ने का अनाउंस ना करें, हमको टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इस तरह की चर्चा जब वहां चल रही हो तो मुझे लगता है कि वहां कोई भी विवाद या कोई भी जो कोई शक नहीं था कि वहां बीजेपी जीतेगी। वहां इस तरह का कोई मुद्दा भी हावी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि बीजेपी के समय में वहां जो एक 4 धाम यात्रा का सीजन माना जाता था, ऑल वेदर रोड का सपना, उसको पूरा करने की तरफ गंभीरता, केदारनाथ के कार्यों का जो पुनर्निर्माण एक तरह से हुआ, पूरा का पूरा जिस तरह का वो है, उसके बाद जो टूरिस्ट भी आए हैं, जो कहा जाता था पहाड़ों का पानी और जवानी नीचे आ जाती है बह के या फिर काम की तलाश में, वो अब वहीं है। पानी से बिजलियां बन रही हैं, रोजगार के साधन, और जवानी वहां होम स्टे, होटल्स और तमाम चीजों को जो पर्यटकों की आय का इन्फ्लक्स है उसको संभाल रही है। तो ये एक बड़ी चीज थी बीजेपी के पास और ये बात अपने मतदाताओं तक पहुंचाने में वो कामयाब है और यही कारण है कि आप उसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, हमारे साथ में अरविंद तिलक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरविंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरविंद जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है और मैं टीम से अपील करूंगी कि यहां पर शायद कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है।
चलिए ठीक है अरविंद जी, देखिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर विश्लेषण की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएगा, 4 जून को ही आएगा, लेकिन बीजेपी जो ये चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए है, उनकी सीटें बढ़ाने के लिए है। बीजेपी का इतना आश्वस्त होना कितना सही है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक सांगठनिक पार्टी है और वो हमेशा अपने विस्तार की कोशिश में लगी रहती है। दक्षिण का दुर्ग जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कभी जो है अजेय रहा है, लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए वो केरल में भी अपना खाता खुलती हुई दिख रही है, तमिलनाडु में भी खाता खुलती हुई दिख रही है। माना जा रहा था कि कर्नाटक में उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन सभी जो है एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें उसे बहुत अधिक नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में भी बेहतर पोजीशन की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत की पार्टी कही जाती थी, अभी कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि दक्षिण में साफ उत्तर में हाफ, लेकिन वो साफ जो है कौन हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी की एक जो भावना होती है वो कहीं भी कभी देखने को नहीं मिली। हाँ, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में किसान आंदोलन को लेकर के जरूर नाराजगी है, लेकिन इसके पहले भी पंजाब कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वर भूमि नहीं रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के उसका कभी कभार जो है बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन वहां पे उसको उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जो अन्य राज्यों में मिलता हुआ दिखा है। बिहार में जरूर उसे कुछ नाराजगी जो है उसको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पलटी मार राजनीति रही है, कहीं ना कहीं उसके लोगों में एक निराशा फैली है। उसका थोड़ा बहुत असर भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है और जो सर्वेक्षण में आ रहे हैं उसका साफ उसमें दिखता हुआ भी दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो अपने खुद का जो अपना उसका वोट बैंक है, उसका वोट शेयर है, उसे बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। बल्कि अगर सच कहें तो जो अन्य जो राज्य हैं जहां उसके लिए जो एक असंभावना जो बहुत ही जटिल मानी जा रही थी, वहां पर भी वह जो उसका प्रदर्शन जो है एक जो है कह सकते हैं कि गोल्डन चांस के तौर पर जो उभरता हुआ दिख रहा है। जी, और जोत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। जोत सिंह जी, जैसे ही प्रचार शुरू होता है, पहले ही दावा पत्रकार है भारतीय जनता पार्टी। जी, जोत सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बीजेपी की ओर से जो दावा किया जाता है सबसे शुरुआती चरणों में, और अभी तक बीजेपी का ये जो दावा है कि एनडीए 400 पार करेगी, लेकिन इस समय जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करते दिखाई दे रहे हैं कि 400 पार के आंकड़े तक शायद बीजेपी ना पहुंचे। क्या जब बीजेपी की ओर से 400 पार के आंकड़े का जो दावा किया जा रहा था वो सच्चाई के बेहद करीब था, और उसके बाद रणनीति जो कमजोर होती गई है और जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं वो ये कि 400 तो नहीं, कम से कम बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ आएगी। आपके पास मैं लौटूंगी, और इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को यूपी में 65 सीटों का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को यूपी में 67 सीटों का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एनडीए को यूपी में 67 सीटों का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को यूपी में 1 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एसपी को यूपी में 9 सीट का अनुमान है। न्यूज स्टेट के सर्वे में यूपी में अन्य को 3 सीट का अनुमान है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से आखिर बीजेपी कितनी जीत रही है, एसपी कितनी जीत रही है, कांग्रेस तक कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी और अन्य की क्या स्थिति रहेगी, ये एक बड़ा सर्वे और सटीक विश्लेषण हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80, बीजेपी 67 सीटों पर जीत सकती है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए, ये 1 सीट की जीत जो कही जा रही है ये वो रायबरेली ही होने वाली है, क्योंकि रायबरेली के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस लगी हुई थी। जाहिर है कि सोनिया गांधी जो कि इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन वो पहुंची थी वोट की अपील करने के लिए राहुल गांधी के लिए। वहीं अन्य की बात की जाए तो महज 3 सीटों पर जो अन्य पार्टीज हैं वो जीत सकती हैं। तो बीजेपी 67 के करीब सीटें इस बार के चुनाव में जीत सकती है। तो वाकई ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की ओर से जो रणनीति यूपी के लिए बनाई गई थी वो बखूबी यहां पर काम करती दिखाई दी है। राम मंदिर का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा यहां पर बीजेपी के लिए सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, एक बड़ी जिस तरीके से बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने पक्ष में प्रचार किया जाता है, तमाम चीजें ये यहां पर
फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो सिंह बिष्ट इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। जो सिंह बिष्ट, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। देखिए, यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस रणनीति के साथ मैदान में उतरी, प्रचार को लेकर हम बात करें, हिंदुत्व को लेकर हम बात करें, तमाम आपत्तियां भी जताई गई कि बीजेपी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का साथ दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल में तमाम चीजें गलत साबित होती दिखाई दे रही है। बीजेपी को एक अच्छी बढ़त। आपने जो शुरुआत में अपनी बात कही, तो 400 पार का जो नारा है एनडीए गठबंधन का, उस 400 पार को लक्ष्य को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन हासिल करने जा रहा है। हमने जो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 370 से अधिक सीटें आएंगी, हम उस लक्ष्य को भी हासिल करने जा रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ जो पिछले 2023 के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल का अनुमान था, तो चुनाव परिणाम ठीक उसके उलट आए। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, और छत्तीसगढ़ जिसको कांग्रेस अपना अजय दुर्ग मान रही थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो ऐसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े हमारा जो अनुमान है उसके निकट हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव में 73 साल की उम्र में जिस तरह से पूरे देश के अंदर पिछले 75 दिन में 206 से अधिक जनसभाएं की, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिक रोड शो किए, 82 इंटरव्यू दिए, तो वो अपने आप में उनकी ऊर्जा को दर्शाता है। लोग ये चाहते हैं कि देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपे जिसके अंदर ऊर्जा हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जिसके हाथों में देश सुरक्षित रह सके। और वो इस समय पूरे देश के केवल एक ही नाम है, वो नाम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोगों ने इस बार तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश के अंदर नया इतिहास रचने के लिए वोट किया। देश के कोने कोने से किया। पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मैं इस समय जो एग्जिट पोल के आंकड़े देख रहा हूँ, जो मेरे अपने सूत्र हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे चीजें निकल कर आ रही है, ये बताती है कि इस बार दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और हम पूरी तरह से 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने में सफल होंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 400 पार का जो लक्ष्य है वो बीजेपी पालेगी। रतन मनी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रतन मनी जी, बीजेपी का यहाँ पर ये कहना है, माफ कीजिएगा राजकुमार जी आपके पास आती हूँ, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जो है 400 पार का नारा तो दे रही है, लेकिन इसके साथ ही 400 पार के नारे के साथ ये जरूरी नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत जाए। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें अगर हम 2019 की बात कर ले तो 65 सीटें एनडीए की रही हैं, और एग्जिट पोल में फिलहाल अगर हम देखें तो 67 सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सीटों में बढ़ोतरी हो रही है तो जाहिर है कि हर राज्य में बढ़ोतरी होगी। तो यानी कि ये जो 400 पार का नारा है तो जाहिर है कि बीजेपी वहां तक पहुंच सकती है आसपास। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही अपने दावे को इतना ऊपर उठा के रखने से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, खासतौर पर मोदी जी ने एक ऐसा टारगेट दे दिया जो कि लोगों को, उनके समर्थकों को, पार्टी के लोगों को उत्साहित करने के लिए जरूरी था। क्योंकि अभी पिछले कई दशकों में कोई भी केंद्र की सरकार 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म जीतने में सफल नहीं हुई है। और अगर मोदी जी अपनी टीम के साथ तीसरी बार जीत हासिल करना चाहते थे तो उन्हें अपनी पूरे संगठन को, सारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना जरूरी था। इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर हम लोग जो तमाम सारे ऑब्जर्वर्स है वो भी ये बात समझते थे कि 400 पार का जो नारा है वो केवल एक उत्साहित करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि बीजेपी के अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो भी अपनी तीसरी टर्म के लिए। और अब जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह की पैटर्न हमें वास्तविक नतीजों में भी देखने को मिले तो ये नारा ऐसा लगता है कि अपना काम कर जाएगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। देखिए, तमाम एग्जिट पोल में बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तमाम एग्जिट पोल में बड़ा दावा, उत्तराखंड की सभी सीटों पर जीत रही है बीजेपी। 5 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, एग्जिट पोल तो यही बता रही है। और जाहिर है कि अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि अब जो स्थिति रही है उत्तराखंड में बीजेपी की, उससे यही जाहिर होता है कि 5 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा होने वाला है बीजेपी
बीजेपी का, तो ये हैट्रिक हो जाएगी बीजेपी के लिए। पिछले 2 बार के चुनावों में बीजेपी ने 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है और इस बार भी क्लीन स्वीप करने जा रही है उत्तराखंड में। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी की ओर से क्लीन स्वीप यहां पर किया जाता है और इस बार भी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं कि 5 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं और इसकी 2 वजह यहां पर सबसे बड़ी ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस की ओर से तमाम ये दावे किए गए कि बीजेपी की ओर से जो नीतियां लाई गई है, चाहे बात अग्निवीर की करें तो वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को खली नहीं, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल में 5 सीटें जीत रही है। और अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए जिन राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, एक बड़ी चुनौती ये बनी हुई थी कि उन राज्यों में अगर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, जो आंकड़ा एनडीए की ओर से दिया जा रहा है उस पर आसानी से पार पा लेगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शंकाओं के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की ओर से क्या क्लीन स्वीप किया जाएगा या नहीं। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां तो क्लीन स्वीप है और इसी के साथ साथ मोदी फैक्टर और पीएम मोदी की ओर से जो साउथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में रंग लाती दिखाई दे रही है। देखिए अब तक जितने एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि जो इनका परंपरागत गढ़ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, एक राजस्थान में थोड़ा सा ये पहले भी लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-7 सीट का, वो एक नजर आएगा आपको। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में जो सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि उनको सबसे बड़ा झटका लग सकता है, कर्नाटक को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया और कर्नाटक को बहुत अच्छे से रिटेन कर लिया, एटलीस्ट एग्जिट पोल्स ऐसा बता रहे हैं सारे पोल्स। तीसरी बात जो मुझे नजर आती है कि उस साउथ इंडिया में जो प्रधानमंत्री की मेहनत थी, जो बार बार उनके दौरे थे, बल्कि सबसे ज्यादा दौरे थे, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड लाते नजर आ रहे हैं। जब आपको केरल में और तमिलनाडु में बीजेपी का 1 से 3 तक का खाते खुलते नजर आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जो उनका गठबंधन है वो भी नतीजे दे रहा है, तो कुल मिलाकर 400 पार वाली बात तो मुझे नहीं लगती कहीं से, और मुझे नहीं लगता कि एनडीए 400 पार जा रहा है। लेकिन मैं लगातार कहता रहा हूं, आपके चैनल पे कहता रहा हूं, हर बार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और देश दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी जो इनकी पुरानी टैली थी, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में 62 सीट प्राप्त की थी 2019 में और देश में 303, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दोनों ही संख्या में वृद्धि हो गई है। यूपी में भी आगे जाएंगे, भले 1 सीट आगे जाए, और जाहिर है देश में तो उनको 303 में मान के चल रहा हूं कि इससे ज्यादा जाएंगे। 400 वाली बात थोड़ी सी मुझे रेटरिक लगती है, चुनावी नारा लगता है। मुझे नहीं लगता कि खुद भाजपा को भी इस पे यकीन होगा, लेकिन उन्होंने एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया और लोग उसी पे बहस करने लगे कि हम देखते हैं 400 पार कैसे जाएंगे। बात तो 272, 273 की होती है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव चेंज करके 400 मिलेगा। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो इस चुनाव की आपको नजर आ रही है वो साउथ पर हो पाए बीजेपी की। रतन मनी जी, आपसे जान लेते हैं। हालांकि देखिए अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी यात्रा शुरुआत की थी उन्होंने तो साउथ से उन्होंने की थी, और जब उस यात्रा की शुरुआत हुई भारत जोड़ो तो ये कहा गया था कि ये मान लीजिए कि साउथ में बीजेपी का जो जनाधार है वो खत्म ही हो जाएगा, यानी कि जो कांग्रेस है वो बहुत स्ट्रांग इस वजह से हो जाएगी। और वहीं पिछले कुछ दिनों के अगर हम चुनावों की बात करें और यहां तक कि सर्वे की बात भी हम कर लें तो ये भी देखा गया कि पूर्वी से दक्षिण के कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें बीजेपी का जनाधार थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है, चाहे उसमें हम कर्नाटक को ले लें या फिर तेलंगाना को ले लें, थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन ये भारत जोड़ो वाला जो फैक्टर है और इसके साथ ही जो बीजेपी की स्थिति बेहतर होने का फैक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट पड़ते हैं। तो बीजेपी किस तरीके से निकल के सामने आएगी इन चुनावों में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो दक्षिण से लेके और उत्तर तक गई थी, उसके दौरान इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लोगों से मिल के, थोड़ा पैदल चल के और तमाम तरह के मौसम को फेस करते हुए। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलने के बाद कोई ऐसा नया संदेश नहीं दे पाए कि उनके पास भारत को
भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को, बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरीके से एक बड़ा सवाल यहाँ पर 400 पार का बना हुआ है और कितनी बीजेपी के पास सीटें आती है। राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जो हर चरण में एक मुद्दा बदलता दिखाई दिया है, इस बदलते मुद्दे का बीजेपी को क्या फायदा होता दिखाई दे रहा है? एग्जिट पोल में बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इन चुनावों में मुस्लिमों को लेकर अपनी राय ज्यादा रखी है, चाहे बात मुस्लिम आरक्षण की जाए या फिर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए ध्रुवीकरण को लेकर की जाए। राजकुमार जी, लेकिन इसमें एक बात और ऐड ऑन करूंगी मैं यहाँ पर, जहां तक हम बिल्कुल, लेकिन देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी दीपशिखा ने यहाँ पर कहा है कि घेरने की कोशिश जरूर की गई है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष ने इस पिच पर खेलने की कोशिश की। लालू यादव की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने जाहिर है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन बीजेपी ने उसे तुरंत अपने आड़े हाथों लिया और उसका इस्तेमाल कर लिया। देखिए, बिल्कुल, इस बार अगर हम बात करें तो जो एक मुद्दा शुरू से ही इस पूरे चुनाव में चला है, वो विपक्ष ने शुरुआत की कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसी को लेकर जब आगे बढ़े इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसमें फिर बीजेपी की ओर से ये काउंटर किया गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उल्टे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुसलमानों को आरक्षण में लाना चाहते हैं। तो ये एक मुद्दा तो रहा, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, या जैसे कि ट्रेंड हम एग्जिट पोल में देश में भी देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं तो बीजेपी को मुझे लगता है कोई खास नुकसान नहीं होने जा रहा है और उसी स्थिति में खड़ी है जिस स्थिति में 2019 में थी। उसका कारण भी है क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद उन दोनों को सिर्फ 15 सीट मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 62 बीजेपी और 2 अपना दल एस की थी, अनुप्रिया पटेल की। तो इस बार चूंकि बीएसपी और सपा साथ नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, तो उनका अगर थोड़ा सा वोट बढ़ा है, जैसे हम कहते हैं मुसलमानों ने एक साथ होकर वोट किया है, थोड़ा सा बीजेपी को डेंट कह सकते हैं कि दलितों की तरफ से भी हल्का सा वोट उधर शिफ्ट हुआ, लेकिन उतना नहीं, उतना ही कमोबेश ये सब जाके हो पाया जितना बीएसपी और समाजवादी पार्टी जब एक थे। तो इसके चलते कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। बीएसपी बिल्कुल खत्म से एक तरह से हो रही है, जो एग्जिट पोल भी बता रहे हो, जो हम उत्तर प्रदेश में देख भी रहे थे इन चुनावों में। समाजवादी पार्टी जरूर कुछ बेहतर करती हुई दिख रही है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 सीटें थी पिछले बार। इस बार मुझे लगता है जो एग्जिट पोल अभी तक आ रहे हैं 15 से 20 के बीच में कहीं वो लोग रुक रहे हैं जाके। कांग्रेस का कुछ खास नहीं है, रायबरेली सीट उनके पास जाएगी, इस तरह की हम लोग को इन्फॉर्मेशन है। अमेठी में मुकाबला कड़ा है और एक सहारनपुर में कांग्रेस अच्छा लड़ रही। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वहीं खड़ी है जहां पर 2019 में थी। 60, 62, 63 कुछ ऐसी सीटें हो सकती हैं उनकी। और जो इश्यूज थे जरूर उत्तर प्रदेश में नए मुद्दे थे इस बार। राम मंदिर एक मुद्दा था, इसके अलावा बाबा का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, जो माफियाओं पर शिकंजा कसा उन्होंने, वो एक मुद्दा था। और विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव का पीडीए एक मुद्दा था। अखिलेश यादव ने, इसमें कोई शक नहीं, टिकट बहुत अच्छे बांटे थे इस बार, जिसका हमें दिखाई भी पड़ रहा, उनकी संख्या 5 से बढ़ रही है जो पिछले चुनाव में थी। लेकिन बीजेपी की ओर से भी बहुत स्ट्रेटेजिकली सीट टू सीट उन्होंने काम किया। आप जौनपुर की सीट को देखें तो कैसे धनंजय सिंह को बीजेपी ने अपनी ओर किया। इसके अलावा अगर आप गाजीपुर में देखें तो नारद राय को, जो समाजवादी पार्टी के, उनको कैसे अपनी ओर लाए। बस्ती में राजकिशोर सिंह को उन्होंने अपनी ओर किया। तो बीजेपी दरअसल इस पूरे चुनाव में एक एक सीट पर स्ट्रेटेजिकली भी काम कर रही थी। पॉलिटिकली तो काम चल ही रहा था, चुनाव के हिसाब से तो काम चल रहा था, लेकिन जो प्रबंधन है वो बीजेपी का बेहतर रहा और जो इस चुनाव में हमें देखने को फिलहाल एग्जिट पोल में मिल रहा है। चलिए ठीक है, अरुण जी अब आप बताइए, एग्जिट पोल तो बीजेपी के हक में, लेकिन कितनी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आपके अनुसार? जी, मेरे हिसाब से बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। ये बात अलग है, जो बसपा ने चुनाव अकेले लड़ा है, बसपा ने कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान किया है। जो वोट दलितों का वोट भाजपा को जाता, वो भाजपा को नहीं गया, वो बसपा को सीधे ट्रांसफर हुआ है या फिर वो कांग्रेस को गया है। ऐसे में भाजपा को काफी नुकसान होता दिख रहा है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि अब नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन ये बता सकते हैं नुकसान की वजह क्या रहेगी? अगर मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों पर ये चुनाव? देखिए, चुनाव में जो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि ये संविधान बदलने जा रहा है, संविधान बदलने पे पूरा दलित समाज एकजुट हो गया और उसने बीजेपी के एंटी वोट किया और जो बीजेपी को हरा रहा है उनका वोट उधर ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे में वोट कांग्रेस और गठबंधन को गया है, भाजपा को वोट कम जाता दिखाई दिया है।
बिल्कुल। देखिए रतन मनी जी, इस बार बयानबाजी का दौर खूब रहा है और विपक्ष की तरफ से जैसे कि अरुण जी ने बताया कि एक बात बार बार कही जा रही थी कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि उसका उद्देश्य संविधान बदलने का है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि अगर संविधान ही बदलना होता तो अब तक बहुमत में ही रहे हैं, बदल ही लेते। जाएगा या संविधान बदलना चाहिए, इस तरह के बयान कुछ इक्का दुक्का नेताओं की ओर से आए थे कि अगली बार हमारी सरकार बनी तो हम संविधान बदलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना आसान और इतना हल्का मुद्दा नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव होने से पहले ही अनाउंस कर दे कि अगली बार हम जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, क्योंकि संविधान को लेकर देश के सभी लोगों के प्रति एक काफी उनके लिए सेंसिटिव इशू है। तो मुझे लगता है अगर बदलना होगा तो भी कोई पहले से नहीं बताएगा और उसके लिए पार्लियामेंट सेशन में एक पूरा प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये एज ए नैरेटिव ये बात समाज के कई वर्गों में पहुंच गई और कई लोगों ने अपने रिस्पांस में जैसे पूछा गया कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे उनके दिमाग में थे उसमें एक ये भी था कि ये पार्टी की सरकार अगर अब की बनी तो ये लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये दो बातें समाज के कुछ वर्गों को काफी प्रभावित की होंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। और अगर बीजेपी का नुकसान कुछ जगहों पे होता है जैसा कि हम सबके चलिए ठीक है रतन मनी जी, लौटेंगे आपके पास में। तो आपको बता दें कि कह रही हैं सटीक नतीजे क्या है, सटीक विश्लेषण क्या है, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कि बीजेपी एनडीए के अगर दल की बात करें तो एनडीए 67 सीटें जीत रहा है। वहीं 2019 की अगर हम